हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद करीम खान फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज लोहराकोट महासमुंद छत्तीसगढ़। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अपेक्षकता सिद्धांत, अल्बर्ट स्टाइन के दो सिद्धांत। अपेक्षकता सिद्धांत अथवा सापेक्षकता का सिद्धांत अंग्रेजी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या केवल अपेक्षकता आधुनिक भौतिकी का एक बुनियादी सिद्धांत है जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने विकसित किया और जिसके दो बड़े अंग हैं: विशिष्ट अपेक्षिकता स्पेशल रिलेटिविटी और सामान्य अपेक्षिकता जनरल रिलेटिविटी। फिर भी कई बार अपेक्षिकता या रिलेटिविटी शब्द को गैलीलियन इनवेरियंस के संदर्भ में भी प्रयोग किया जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नामक इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1906 में मैक्स प्लैंक ने किया था। यह अंग्रेजी शब्द समूह रिलेटिव थ्योरी से लिया गया था, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे यह सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का प्रयोग करता है। इस पेपर के चर्चा संभाग में अल्फ्रेड बुकरर ने प्रथम बार थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रयोग किया था। चित्र में आप देख सकते हैं सामान्य सापेक्षिकता के में वर्णित त्रिविमीय स्पेस समय कर्वेचर की एनालॉजी का द्विविमीय प्रक्षेपण। अब हम परिचय देखेंगे अपेक्षकता सिद्धांत का। अपेक्षकता सिद्धांत रिलेटिविटी थ्योरी के संक्षेप में यह है कि निरपेक्ष गति या निरपेक्ष त्वरण का अस्तित्व असंभव है, अर्थात निरपेक्ष गति एवं निरपेक्ष त्वरण शब्द वस्तुतः निरर्थक हैं। यदि निरपेक्ष गति का अर्थ होता तो वह अन्य पिंडों की चर्चा किए बिना ही निश्चित हो सकती, परंतु सब प्रकार से चेष्टा करने पर भी किसी पिंड की निरपेक्ष गति का पता निश्चित रूप से प्रयोग द्वारा प्रमाणित नहीं हो सका। और अब तो अपेक्षिकता सिद्धांत बताता है कि ऐसा निश्चित करना असंभव है। अपेक्षिकता सिद्धांत से भौतिकी में एक नए दृष्टिकोण का प्रारंभ हुआ। अपेक्षिकता सिद्धांत के आने से भौतिकी के कतिपय पुराने सिद्धांतों का दृढ़ स्थान डिग गया और अनेक मौलिक कल्पनाओं के विषय में सूक्ष्म विचार करने की आवश्यकता दिखाई देने लगी। विज्ञान में सिद्धांत का कार्य प्रायः ज्ञात फलों को व्यवस्थित रूप से सूत्रित करना होता है और उसके बाद उस सिद्धांत से नए फलों का अनुमान करके प्रयोग द्वारा उन फलों की परीक्षा की जाती है। अपेक्षिकता सिद्धांत इन दोनों कार्यों में सफल रहा। 11वीं शताब्दी के अंत तक भौतिकी का विकास न्यूटन प्रणीत सिद्धांतों के अनुसार हो रहा था। प्रत्येक नए आविष्कार अथवा प्रायोगिक फल को इन सिद्धांतों के दृष्टिकोण में देखा जाता था और आवश्यक नई परिकल्पनाएं बनाई जाती थी। इनमें सर्वव्यापी ईथर का एक विशिष्ट स्थान था। ईथर के अस्तित्व की कल्पना करने के दो प्रमुख कारण थे। प्रथम तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के कंपन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसरण होने के लिए ईथर जैसे माध्यम की आवश्यकता थी। द्वितीय, यांत्रिकी में न्यूटन के गति विषयक समीकरणों के लिए और जिस पार्श्वभूमि पर ये समीकरण आधारित थे उसके लिए भी एक प्रामाणिक निर्देशांक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता थी। प्रयोगों के फलों का यथार्थ आकलन होने के लिए ईथर का विशिष्ट गुणधर्मों का आरोपण किया जाता था। ईथर सर्वव्यापी समझा जाता था और संपूर्ण दिशाओं में तथा पिंडों में भी उसका अस्तित्व माना जाता था। इस स्थिर ईथर में पिंड बिना प्रतिरोध के भ्रमण कर सकते हैं, ऐसी कल्पना थी। इन गुणों के कारण ईथर को निरपेक्ष मानक समझने में कोई बाधा नहीं थी। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, यह ज्ञात हुआ था और प्रकाश की तरंगें स्थिर ईथर के सापेक्ष इस गति से विकिरित होती हैं, ऐसी कल्पना भी यांत्रिकी में वेग, त्वरण, बल इत्यादि के लिए भी ईथर निरपेक्ष मानक समझा जाता था। 11वीं सदी के उत्तरार्ध में ईथर का अस्तित्व तथा उसके गुणधर्म स्थापित करने के अनेक प्रयत्न प्रयोग द्वारा किए गए। इनमें माइकलसन मॉडल का प्रयोग विशेष महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ईथर के सापेक्ष जिस गति से करती है उस गति का यथार्थ मापन करना इस प्रयोग का उद्देश्य था, किंतु यह प्रयत्न असफल रहा और प्रयोग के फल से यह अनुमान निकाला गया कि ईथर के सापेक्ष पृथ्वी की गति शून्य है। इसका यह भी अर्थ हुआ कि ईथर की कल्पना असत्य है, अर्थात ईथर का अस्तित्व ही नहीं है। यदि ईथर ही नहीं है तो निरपेक्ष मानक का भी अस्तित्व नहीं हो सकता, अतः गति केवल सापेक्ष ही हो सकती है। भौतिकी में सामान्यतः गति का मापन करने के लिए अथवा फल व्यक्त करने के लिए किसी भी एक पद्धति का निर्देश रेफरेंस देकर कार्य किया जाता है, किंतु इन निर्देशक पद्धतियों में कोई भी पद्धति विशिष्टतापूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि यदि ऐसा होता तो उस विशिष्टतापूर्ण निर्देशक पद्धति को हम विश्रांति का मानक समझ सकते। अनेक प्रयोगों से ऐसा ही फल प्राप्त हुआ।
इन प्रयोगों के फलों से केवल भौतिकी में ही नहीं बल्कि विज्ञान तथा दर्शन में भी गंभीर अशांति उत्पन्न हुई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1904 में प्रसिद्ध फ्रेंच गणितज्ञ एच पाइनकारे ने अपेक्षिकता प्रनियम प्रस्तुत किया। इसके अनुसार भौतिकी के नियम ऐसे स्वरूप में व्यक्त होने चाहिए कि वे किसी भी प्रेक्षक देखने वाले के लिए वास्तविक हों। इसका अर्थ यह है कि भौतिकी के नियम प्रेक्षक की गति के ऊपर अवलंबित न रहें। इस प्रनियम से दिक्, स्पेस तथा काल टाइम की प्रचलित धारणाओं पर नया प्रकाश पड़ा। इस विषय में आइंस्टाइन की विचारधारा यद्यपि वह क्रांतिकारक थी, प्रयोगों के फलों को समझाने में अधिक सफल रही। आइंस्टाइन ने गति, त्वरण, दिक्, काल इत्यादि मौलिक सिद्धांत शब्दों का और उनसे संयुक्त प्रचलित धारणाओं का विशेष विश्लेषण किया। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि न्यूटन के सिद्धांतों पर आधारित तथा प्रतिष्ठित भौतिकी में त्रुटियां थीं। आइंस्टाइन प्रणीत अपेक्षिकता सिद्धांत के दो विभाग हैं, विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत और सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत। विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत में भौतिकी के नियम इस रूप में व्यक्त होते हैं कि वे किसी भी अत्वरित प्रेक्षक के लिए समान होंगे। सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत में भौतिकी के नियम इस प्रकार व्यक्त होते हैं कि वे प्रेक्षक की गति से स्वतंत्र या अबाधित होंगे। विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत का विकास 1905 में हुआ और सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत का विकास 1915 में हुआ। अब हम विशिष्ट अपेक्षिकता को व्यापक रूप में देखेंगे। विशिष्ट अपेक्षिकता, इसका प्रतिपादन सन 1905 में आइंस्टाइन ने अपने एक शोध पत्र ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज में की थी। विशिष्ट सापेक्षता दो परिकल्पनाओं पोस्टुलेट्स पर आधारित है जो शास्त्रीय यांत्रिकी क्लासिकल मैकेनिक्स की संकल्पनाओं के विरुद्ध उलट है। पहला, भौतिकी के नियम एक दूसरे के सापेक्ष एक समान यूनिफॉर्म गति कर रहे सभी निरीक्षकों के लिए समान होते हैं। गैलीलियो का सापेक्षता का सिद्धांत। दूसरा, निर्वात में प्रकाश का वेग सभी निरीक्षकों के लिए समान होता है, चाहे उन सभी की सापेक्ष गति कुछ भी हो, चाहे प्रकाश के स्रोत की गति कुछ भी हो। विशिष्ट अपेक्षिकता के सिद्धांत से निकलने वाले परिणाम आश्चर्यजनक हैं। इनमें से कुछ प्रकार हैं। किसी स्थिर घड़ी की अपेक्षा एक गतिशील घड़ी धीमी चलती है। टाइम डायलेशन, किसी निरीक्षक के सापेक्ष किसी दिशा में गतिशील वस्तुओं की लंबाई उस दिशा में घट जाती है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, दो घटनाएं जिन्हें कोई निरीक्षक का एक साथ साइमल्टेनियसली घटित होता हुआ देखता है, किसी दूसरे निरीक्षक को वे एक साथ घटित होती हुई नहीं दिखेंगी यदि दूसरा निरीक्षक पहले निरीक्षक के सापेक्ष गतिशील है। रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, द्रव और ऊर्जा तुल्य हैं, एक को दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इस परिवर्तन में E=mc² संबंध लागू होता है। शास्त्रीय यांत्रिकी में गैलीलियो का रूपांतरण गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन प्रयुक्त होता है, जबकि विशिष्ट सापेक्षता में लॉरेंज रूपांतरण लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किया जाता है। अब हम सामान्य अपेक्षिकता को देखेंगे। सन 1909 में से 1911 के बीच आइंस्टाइन द्वारा विकसित अपेक्षिकता सिद्धांत ही सामान्य अपेक्षिकता के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत निम्नलिखित दो परिकल्पनाओं पर आधारित है। पहला, अपेक्षिकता नियम और दूसरा, गुरुत्वाकर्षणीय तथा जड़त्व इनर्शिया पर आश्रित द्रव्यमानों की समानता। लंबाई, दिक्, स्पेस, काल, द्रव्यमान, ऊर्जा इत्यादि के विषय में भौतिकी में जो धारणाएं थी उनमें विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत ने सुधार किया। इनके अतिरिक्त भौतिकी के क्षेत्र में अन्य विषय हैं जो उतने ही महत्वपूर्ण हैं, किंतु उनका समावेश विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत में नहीं है। बल तथा विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत का जैसा उपयोग हो सकता है वैसा गुरुत्वीय क्षेत्र में नहीं हो सकता। गुरुत्वाकर्षण भौतिकी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है, अतः स्पष्ट है कि विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत को व्यापक बनाने की आवश्यकता है। द्रव्यमान का संबंध भौतिकी में दो प्रकार से आता है। किसी पिंड पर जब बल कार्य करता है तब पिंड का स्थान बदलता है और उसका वेग बदलता है। जब तक बल कार्य करता है तब तक पिंड को त्वरण मिलता है। यांत्रिकी के नियमों के अनुसार बल F, पिंड का द्रव्यमान m और त्वरण m में निम्नलिखित संबंध होता है। F=m × इस समीकरण में जो द्रव्यमान m है उसको जड़त्व या आश्रित अथवा अवस्थितित्व द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का दूसरा संबंध न्यूटन के गुरुत्वीय क्षेत्र में
आता है। न्यूटन द्वारा दिए गए गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि दो द्रव्यमान m1 तथा m2 दूरी r हो तो उनके बीच निम्नलिखित गुरुत्वाकर्षणीय बल F काम करेगा। F इज इक्वल m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इस समीकरण में कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। यदि हम m1 को पृथ्वी का द्रव्यमान समझें और m2 को धरती के पास स्थित किसी अन्य पिंड का द्रव्यमान समझें तो समीकरण दो द्रव्यमान m2 का भार व्यक्त करेगा। न्यूटन की यांत्रिकी में गति विज्ञान तथा गुरुत्वाकर्षण स्वतंत्र और भिन्न है, किंतु दोनों ही में ही द्रव्यमान का संबंध आता है। द्रव्यमान के इन दो स्वतंत्र तथा भिन्न विभागों में प्रयुक्त कल्पनाओं का एकीकरण आइंस्टाइन ने अपने सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत में किया। यह ज्ञात था कि जड़त्व पर आश्रित द्रव्यमान समीकरण 1 और गुरुत्वीय द्रव्यमान समीकरण 2 समान होते हैं। आइंस्टाइन ने द्रव्यमान की समानता का उपयोग करके गति विज्ञान और गुरुत्वाकर्षण को एक रूप किया। सन 1915 में व्यापक आपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया। सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत को गणित में सूत्रित करने की जो पद्धति है वह अन्य पद्धतियों से भिन्न है। इसमें विशेष ज्यामिति का उपयोग किया जाता है जो यूक्लिड की त्रिआयामी ज्यामिति से भिन्न है। मिन्कोव्स्की ने यह बताया कि यदि विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत में दिक् के 3 आयाम या समय का चतुर्थ आयाम इन चारों आयामों को लेकर एक चतुरायाम संतति 4 डायमेंशनल कॉन्टिन्यूअम की कल्पना की जाए तो आपेक्षिकता सिद्धांत अधिक सरल हो जाता है। समक्षणिकता निरपेक्ष नहीं है, यह प्रमाणित किया जा चुका है। इससे न्यूटन प्रणीत दिक् तथा समय की निरपेक्षता और स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। अतः भौतिक घटना व्यक्त करने के लिए दिक् तथा समय की चतुरायाम संतति अधिक स्वाभाविक है। रीमान ने चतुरायाम दिक् की कल्पना करके उसकी ज्यामिति का जो विकास किया था उसका आइंस्टाइन ने अधिक उपयोग किया। दिक् तथा समय की इस चतुरायाम संतति में भौतिकी के सिद्धांत ज्यामितीय रूप से सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत में रखे गए इस चतुरायाम संतति का अथवा विश्व का यूक्लिड के 3 आयाम के दिक् के से साम्य है। 3 आयाम की संतति में xyz इन 3 निर्देशांकों से अथवा आयामों से जिस प्रकार बिंदु अथवा एक स्थान निश्चित होता है वैसे ही दो बिंदु x1 y1 z1 और x2 y2 z2 के बीच की लंबाई भी निश्चित होती है। चतुरायाम संतति में दिक् के xyz इन 3 आयामों के साथ जब समय भी जोड़ा जाता है तब समय का आयाम विमा रूप t इज इक्वल x टू द पावर 0.5 c टू द पावर -1 आता है, जहाँ t समय और c प्रकाश का वेग है। एक प्रेक्षक के लिए एक विश्व घटना के निर्देशांक xyzt हो तो उस प्रेक्षक के सापेक्ष गतिमान दूसरे प्रेक्षक के लिए भी उसी घटना के निर्देशांक x डैश y डैश z डैश t डैश होंगे। लॉरेंज के रूपांतरण के नियम यदि यथार्थ हों तो सिद्ध किया जा सकता है कि डेल्टा एस स्क्वायर इज इक्वल माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर। समीकरण 3 का विकास करके किसी भी प्रकार की गति के लिए इसी प्रकार की किंतु अत्यधिक सम्मिश्र पद संहतियाँ मिलती हैं। इसके लिए निश्चलों इनवेरिएंस और प्रदिशों टेंसर्स के सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। मौलिक कल्पना का इस रीति से विस्तार करने पर व्यापक आपेक्षिकता सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण स्वभावतः आता है। उसके लिए विशिष्ट परिकल्पनाओं की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत के फलों का प्रमाण। अनेक घटनाओं के फल आइंस्टाइन प्रणीत व्यापक आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार तथा न्यूटन प्रणीत प्रतिष्ठित यांत्रिकी के अनुसार समान ही होते हैं, किंतु खगोलीय में जब सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत का उपयोग किया गया तब 3 घटनाओं के फल प्रतिष्ठित यांत्रिकी क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार निकले फलों से कुछ भिन्न रहे। इन फलों से सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत की कसौटी का काम ले सकते हैं। ये 3 फल इस प्रकार हैं। पहला, अनेक वर्षों से यह ज्ञात था कि बुध ग्रह की प्रत्यक्ष कक्षा न्यूटन के सिद्धांतों के अनुसार नहीं रहती। गणना के पश्चात यह प्रमाणित हुआ कि सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत के क्षेत्र समीकरणों के अनुसार बुध ग्रह की जो कक्षा आती है वह प्रेक्षित कक्षा ऑब्जर्व्ड ऑर्बिट के अनुरूप है। उसी प्रकार पृथ्वी की प्रत्यक्ष कक्षा भी न्यूटन के सिद्धांतों के अनुसार नहीं है, किंतु पृथ्वी की कक्षा में त्रुटि बुध ग्रह की कक्षा की त्रुटि से बहुत कम है। तो भी कहा जा सकता है कि पृथ्वी की कक्षा की गणना में सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत सफल रहा। अतः इस विशाल मापक्रमों की घटनाओं में जहां प्रतिष्ठित यांत्रिकी असफल थी वहां सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत सफल रहा। दूसरा, सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत की दूसरी कसौटी प्रकाश की वक्रीयता है। प्रकाश की किरणें जब तीव्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में से होकर जाती हैं
तब सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार उनका पथ अल्प मात्रा में वक्र टेढ़ा हो जाता है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक स्वरूप है, अतः ऊर्जा एवं द्रव्यमान के संबंध के अनुसार प्रकाश में भी द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान को आकर्षित करना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का गुण होने के कारण प्रकाश किरण का पथ ऐसी स्थिति में थोड़ी मात्रा में टेढ़ा हो जाता है। इस फल की परीक्षा केवल सर्व सूर्य ग्रहण के समय हो सकती है। किसी तारे का प्रकाश सूर्य के निकट से होकर निकले तो प्रकाश के मार्ग को अल्प मात्रा में वक्र हो जाना चाहिए और इसलिए तारे की आभासी स्थिति बदल जानी चाहिए। सामान्य अपेक्षिकता के इस फल को मापने का प्रयत्न 1919, 1922, 1927, 1947 इत्यादि वर्षों में सर्व सूर्य ग्रहण के समय किया गया। पता चला कि प्रकाश किरण के पथ की मापित वक्रता और व्यापक अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निकली वक्रता में इतना सूक्ष्म अंतर है कि हम यह कह सकते हैं कि ये प्रेक्षण सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तीसरा, सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत की तीसरी परीक्षा गुरुत्वाकर्षण के कारण वर्ण क्रम रेखाओं स्पेक्ट्रोस्कोपिक लाइंस का स्थानांतरण है। इस वाद के अनुसार जो तारे तीव्र गुरुत्वीय क्षेत्र में हैं उनके किसी विशेष तत्व के परमाणुओं से निकले प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पृथ्वी से के उसी तत्व के परमाणुओं के प्रकाश तरंग दैर्ध्य से अधिक होगा। अतः तारे के किसी एक तत्व के प्रकाश के वर्णक्रम और प्रयोगशाला में प्राप्त उसी तत्व के वर्णक्रम की तुलना से तरंग दैर्ध्य के परिवर्तन का मापन हो सकता है। अनेक निरीक्षणों के फल सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुरूप हैं। यद्यपि कुछ प्रेक्षकों फ्राइडलिक आदि के अनुसार सब फल सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुरूप नहीं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी की टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।